इनकम टैक्स लॉ में हम बात करें, देखो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, इंट्रोडक्शन में। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में क्या क्या लिखा हुआ है, क्या क्या आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। लिखा हुआ है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टैक्स। ध्यान से इस चीज को समझो, आपसे मीनिंग पूछ रहे हैं भैया, किस चीज की मीनिंग पूछ रहे हैं कि भैया टैक्स की मीनिंग है क्या, कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टैक्स। तो लेट अस बिगन एट अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ अ टैक्स। आर्टिकल 366(28) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ध्यान से समझना कहाँ पर बात करी गई है। तो भैया बात करी गई किस में, आर्टिकल 366(28) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, आर्टिकल 66(28) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, 366 ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ, 28 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसको ढंग से बोलना सीखना है पहले कि इसको क्या बोलते हैं। ठीक है, आर्टिकल 366 ब्रैकेट में क्या है, 28 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसके बारे में बात करता है, कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ का भैया, भारत का, जो डिफाइन करता है टर्म टैक्सेशन। किस तरीके से डिफाइन करेगा, तो वो लिखता है कि टैक्सेशन इंक्लूड्स द इम्पोजिशन ऑफ एनी टैक्स, टैक्सेशन इंक्लूड्स द इम्पोजिशन ऑफ एनी टैक्स और इम्पोज्ड। इसका मतलब समझना है कि इम्पोजिशन ऑफ एनी टैक्स का मतलब क्या है और इम्पोज्ड का मतलब क्या है, वेदर जनरल और लोकल और स्पेशल, वेदर जनरल लोकल और स्पेशल। देखो क्या क्या क्या, जनरल लोकल और स्पेशल, एंड द टैक्स शैल बी कंस्ट्रक्टेड अकॉर्डिंगली, डबल इन्वर्टेड कॉमास में पूरी बातें यहाँ पर लिखी हुई, इसको बहुत डिटेल में समझना है। आर्टिकल 366(28) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, पहले एक बार थोड़ा ब्रीफली देखो, दिमाग में चीज़ें बैठ जानी चाहिए। 366(28) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइन किसको करता है भैया, टैक्सेशन को। और डबल इन्वर्टेड कॉमास में क्या लिखा हुआ है कि टैक्सेशन इंक्लूड द इम्पोजिशन ऑफ एनी टैक्स और इम्पोज्ड। एक वर्ड क्या आ रहा भैया, एक आ रहा इम्पोजिशन, इसका मतलब देखेंगे, फिर एक आ रहा है इम्पोज्ड, इसका हम मतलब देखेंगे। ठीक है, वेदर जनरल और लोकल और स्पेशल, क्या लिखा हुआ, जनरल लोकल और स्पेशल, एंड द टैक्स शैल बी कंस्ट्रक्टेड अकॉर्डिंगली। ठीक है, फिर टैक्सेस आर कंसिडर टू बी द कॉस्ट ऑफ लिविंग इन अ सोसाइटी। अगर कोई पूछ ले भैया टैक्सेस क्या है, तो हम क्या बोलने वाले हैं कि भैया कॉस्ट ऑफ लिविंग है इन अ सोसाइटी। अगर आपको किसी सोसाइटी पर रहना है तो भैया उसकी लागत क्या आ रही है, वही भैया टैक्स है। तो टैक्सेस आर कंसिडर्ड, किस तरीके से हम इसको कंसिडर करते हैं, टू बी द कॉस्ट ऑफ द लिविंग इन अ सोसाइटी। टैक्सेस आर लेविड बाय द गवर्नमेंट, किसके द्वारा लगाया जाता है भैया, गवर्नमेंट के द्वारा लगाया जाता है, लेविड बाय द गवर्नमेंट टू मीट द कॉमन वेलफेयर एक्सपेंडिचर ऑफ द सोसाइटी। क्यों लगा रहे कि ताकि जो कॉमन वेलफेयर एक्सपेंडिचर है किसके भैया, सोसाइटी के, उसको हम मेट कर सके। देयर आर टू टाइप्स ऑफ अ टैक्स, कितने टाइप के टैक्स है, कोई हमसे पूछ ले तो भैया टैक्सेस कोई कितने टाइप्स के हैं, तो आप बोलोगे भैया एक डायरेक्ट टैक्स है, दूसरा कौन सा है, इनडायरेक्ट टैक्स। बहुत सिंपल है, एक डायरेक्ट टैक्स हो जाएगा, दूसरा कौन सा हो जाएगा, इनडायरेक्ट टैक्स हो जाएगा। ठीक है जी, तो हम डायरेक्ट टैक्सेस पर हम जब बात करते हैं तो लिखा हुआ इफ अ टैक्स इज अ डायरेक्टली ऑन द इनकम और वेल्थ ऑफ अ पर्सन। अगर भैया टैक्स कहाँ पर लग रहा है, डायरेक्टली इनकम और वेल्थ में लग रहा है, किसी भी पर्सन की अगर इनकम और वेल्थ में अगर टैक्स लग रहा है तो हम उसको बोलेंगे भैया डायरेक्ट टैक्स। किस तरीके का टैक्स हो जाएगा, डायरेक्ट टैक्स हो जाएगा इफ द टैक्स लेविड डायरेक्टली ऑन, किसमें, इनकम और वेल्थ में। किसी पर्सन की इनकम और वेल्थ में अगर टैक्स लग रहा है तो हम उसको डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। इट इज अ डायरेक्ट टैक्स। द पर्सन हु पेज द टैक्स टू द गवर्नमेंट कैन नॉट रिकवर इट फ्रॉम द समवन एल्स। ध्यान से समझना, जो पर्सन भैया जो टैक्स पे कर रहा है, किसको भैया, सरकार को, गवर्नमेंट को, वो किसी और से रिकवर इसको नहीं कर सकता है, कैन नॉट रिकवर इट फ्रॉम समबडी एल्स। ठीक है, दैट इज बर्डन ऑफ द डायरेक्ट टैक्स कैन नॉट बी शिफ्टेड। जो बर्डन है किसका भैया, डायरेक्ट टैक्स का, शिफ्ट नहीं होता है। एग्जाम्पल के तौर पे कोई आपसे पूछ ले कि भैया डायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल क्या है, तो आप बोल सकते हो भैया क्या, इनकम टैक्स। ठीक है, दूसरा है आपके पास इनडायरेक्ट टैक्स। इसमें क्या है कि इफ द लेविड इट इफ टैक्स इज लेविड ऑन द प्राइस ऑफ अ गुड्स और सर्विसेज। देखो डिफरेंसेस भी ना दिमाग में क्लियर करते हुए चलते रहो कि जब आप यहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्सेस के बारे में आप बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे जो टैक्स है वो काय पर लग रहा है, ऑन द प्राइजेस ऑफ अ गुड्स और सर्विसेज। और अगर मैं डायरेक्ट टैक्स के बारे में बात करूँ तो लेविड काय पर हो रहा है, इनकम और वेल्थ ऑफ अ पर्सन। इसमें दिमाग में देखना, इनकम और अ वेल्थ ऑफ अ पर्सन, और यह है प्राइस ऑफ अ गुड्स और सर्विसेज पे कौन सा लग रहा है, इनडायरेक्ट टैक्स लग रहा है। ठीक है, इट इज एन इनडायरेक्ट टैक्स। एग्जाम्पल क्या था भैया, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स और कस्टम ड्यूटी। डायरेक्ट टैक्स का क्या था, तो डायरेक्ट टैक्स का था भैया इनकम टैक्स, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स का कोई आपसे एग्जाम्पल पूछ ले तो आप बोलोगे भैया गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स और कस्टम ड्यूटी। ठीक है, in the case of indirect taxes the person paying the tax passes to the incidence or to another
पर्सन। इनडायरेक्ट टैक्स में क्या हो रहा है कि जो व्यक्ति क्या करेगा, टैक्स को पे करेगा, वो उसको किसी दूसरे व्यक्ति को पास कर सकता है। लेकिन डायरेक्ट टैक्स में ऐसा नहीं था। डायरेक्ट टैक्स में हमने क्या लाइन पढ़ी थी, द पर्सन हु पे द टैक्स टू द गवर्नमेंट कैन नॉट रिकवर इट फ्रॉम समबडी एल्स। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि भैया टाइप्स ऑफ टैक्सेस पर मैं बात करता हूँ। तो एक तरफ मेरे पास क्या है भैया, डायरेक्ट टैक्स है, जिसको मैं डीटी बोलने वाला हूँ। डीटी से ही समझना डायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स जब मैं कहूँगा तो मैं बोलूँगा आईडीटी। ठीक है, डायरेक्ट टैक्स में हम किस किस क्या क्या चीज़ें देखने वाले हैं। हम इनकम टैक्स के बारे में हम बात करेंगे, फिर टैक्स ऑन अनडिस्क्लोज्ड फॉरेन इनकम एंड असेट्स। डायरेक्ट टैक्स में दो चीज़ों में आप बात करोगे, एक तो हम बात करेंगे इनकम टैक्स पे, दूसरी हम बात करेंगे टैक्स ऑन अनडिस्क्लोज्ड फॉरेन इनकम एंड असेट्स में। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स में जब मैं बात करूंगा तो हम पढ़ेंगे भैया गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, और हम पढ़ेंगे किसके बारे में, कस्टम ड्यूटी के बारे में। इनडायरेक्ट टैक्स का ब्रैकेट दिमाग में सेट हो गया, डायरेक्ट टैक्स का ब्रैकेट दिमाग में सेट हो गया। चलिए आगे लिखा हुआ है वाई आर टैक्स लेविड। अब पहला वाला क्या था, 1.1 में जो हमने पढ़ा वट पढ़ा था कि वट इज द मीनिंग ऑफ टैक्स। वट मतलब क्या था, वट मतलब होता है क्या, क्या ऐसे लिखते हैं क्या, क्या। और 1.2 में हम बोल रहे हैं वाई, वाई मतलब क्यों, है ना, कि भैया लेविट क्यों करना है, भैया टैक्स को लेविट क्यों करना है। तो लिखा हुआ द रीजन फॉर लेवी ऑफ अ टैक्स इज दैट दे कॉन्स्टिट्यूट द बेसिक सोर्स ऑफ द रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट। बेसिक सोर्स है भैया, बेसिक सोर्स है क्या, जो टैक्स है वो क्या भैया, बेसिक सोर्स है। किस चीज़ का सोर्स है, अरे रेवेन्यू का सोर्स है। अच्छा, बेसिक सोर्स ऑफ रेवेन्यू किसके लिए, गवर्नमेंट के लिए, आपके लिए नहीं भैया नहीं। अगर मैं गवर्नमेंट के बारे में बात करूँ तो गवर्नमेंट का जो बेसिक सोर्स है भैया रेवेन्यू का, वो है। वाई आर टैक्सेस लेविड हम क्यों लगा रहे हैं, तो द रीजन फॉर लेवी ऑफ टैक्सेस इज दैट दे कॉन्स्टिट्यूट द बेसिक सोर्स ऑफ द रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट। ठीक है, रेवेन्यू सो रेज्ड इज यूटिलाइज फॉर द मीटिंग द एक्सपेंसेस ऑफ द गवर्नमेंट। जो भी रेवेन्यू भैया, जो भी रेवेन्यू आएगा किसके पास, सरकार के पास, सरकार उसको भैया यूटिलाइज करेगी किस चीज़ में, अपने जो एक्सपेंसेस को मीट करने में, मीटिंग द एक्सपेंसेस ऑफ द गवर्नमेंट। कैसे कैसे खर्चे हो सकते हैं, जैसे कि हो सकते हैं भैया डिफेंस के खर्चे हो सकते हैं, प्रोविजंस फॉर एजुकेशन के लिए खर्चे हो सकते हैं, हेल्थ केयर के खर्चे होते हैं, सरकार के इंफ्रास्ट्रक्चर के खर्चे होते हैं जैसे कि रोड्स, डैम एट्सेट्रा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास है 1.3 में है पावर टू लेवी टैक्सेस। 1.3 में क्या है भैया, पावर टू लेवी टैक्सेस। 1.3 में क्या है, पावर टू लेवी टैक्सेस। तो लिखा हुआ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, किसके बारे में बात हो रही है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का जो आर्टिकल 265 है। आर्टिकल कौन सा, 265 भैया, याद रखना आर्टिकल कौन सा है भैया, 265, 265। इससे पहले भी एक आर्टिकल आया था ना, आर्टिकल 366(28) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस द टर्म टैक्सेशन। तो आपसे पूछ लेंगे, अगर एमसीक्यू में पूछ लिया ना तो ध्यान में रखना कि जो टैक्सेशन वर्ड है वो डिफाइन कहाँ पर है, तो आप बोलोगे आर्टिकल 366(28) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में टैक्सेशन वर्ड डिफाइन था। ठीक है, और अब हम जो बात करें नेक्स्ट है हमारे पास आर्टिकल नंबर 265, 265 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल 265 क्या बात कह रहा है, डबल इन्वर्टेड कॉमास में ध्यान से देखो, इसको लिखा हुआ है यहाँ पर, क्या क्या लिखा हुआ है भैया यहाँ पर कि नो टैक्स शैल बी लेविड, नो टैक्स शैल बी लेविड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। आर्टिकल 265 में क्या लिख दिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का में, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का जो आर्टिकल 265 है वो क्या बात कह रहा है कि नो टैक्स शैल बी लेविड और कलेक्टेड। लेविड का मतलब आपको देखना है, और कलेक्टेड बाय द अथॉरिटी ऑफ लॉ। अकॉर्डिंग फॉर द लेवी ऑफ एनी टैक्स अ लॉ नीड्स टू बी फ्रेम्ड बाय द गवर्नमेंट। अगर भैया हमको कोई टैक्स लगाना है, लेवी करना है, कोई टैक्स अगर लगाना है, लेवी करना है, तो लॉ नीड्स टू बी फ्रेम्ड। फ्रेम्ड कौन करेगा, गवर्नमेंट के द्वारा फ्रेम होगा, और कोई उसको फ्रेम नहीं कर सकता है, ये मतलब है इसका। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गिव्स द पावर टू लेवी एंड कलेक्टेड टैक्स। किसने दी भैया ये पावर, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने दी। किसको दी होगी भैया, किसको दी, पढ़ के देखते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गिव्स द पावर टू लेवी एंड कलेक्ट टैक्स वेदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टू द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने पावर दी किसको भैया, लेवी एंड कलेक्ट टैक्स की, किसको दी, चाहे वो डायरेक्ट टैक्स हो चाहे वो इनडायरेक्ट टैक्स हो, किसको दी भैया, सेंट्रल गवर्नमेंट को दी और स्टेट गवर्नमेंट को दी है। इतने में कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, फिर लिखा हुआ द पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर आर एम्पावर टू मेक लॉज। कौन कौन है, किसके पास है भैया पावर, पार्लियामेंट के पास है और स्टेट लेजिस्लेचर के पास है। किसके पास है भैया, पार्लियामेंट के पास और स्टेट लेजिस्लेचर के पास है, आर एम्पावर टू मेक लॉज। ये दोनों क्या बना सकते हैं, लॉज बना सकते हैं।
ऑन द मैटर्स एन्यूमरेटेड इन द 7th शेड्यूल। जो मैटर कहाँ पे लिखे हुए भैया 7th शेड्यूल में लिखे गए हैं बाय वर्च्यू ऑफ द आर्टिकल 246 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो जो जो आर्टिकल आ रहे हैं ना उनको एक बार देख भी लेना कि आर्टिकल 265 क्या है या 246 क्या है। ये जो 7th शेड्यूल है इसके बारे में आपको देखना है खुद ब खुद। तो 7th शेड्यूल टू द आर्टिकल 246, बार बार इसको बोलोगे दिमाग में याद हो जाएगा। 7th शेड्यूल टू आर्टिकल 246, इसमें क्या लिखा हुआ है, कंटेन्स 3 लिस्ट है भैया। यहाँ पे कितनी लिस्ट है, 3 लिस्ट है, विच एन्यूमरेटेड द मैटर्स अंडर विच द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर हैव द अथॉरिटी टू मेक लॉज फॉर द पर्पज ऑफ लेवी ऑफ टैक्स। ठीक है, तो कितनी लिस्ट हैं भैया, तो आप बोलोगे 3 लिस्ट है। 7th शेड्यूल टू द आर्टिकल 246 में कितनी लिस्टें हैं, 3 लिस्टें हैं, विच एन्यूमरेट द मैटर्स अंडर विच, जिसमें भैया पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के पास अथॉरिटी है किस चीज़ की कि वो लॉ बना सकते हैं। याद रखेंगे 7th शेड्यूल टू आर्टिकल 246। ठीक है, कंटेन्स कितनी लिस्ट है, 3 लिस्ट है, कितनी 3 लिस्ट, 3 लिस्टें हैं, जिसमें क्या रहेगा एन्यूमरेटेड मैटर्स, जिसमें पार्लियामेंट और जो स्टेट लेजिस्लेचर है उनके पास अथॉरिटी है कि वो लॉज बना सकते हैं किसके लिए, फॉर द पर्पस ऑफ लेवी ऑफ टैक्सेस। अब वो लिस्ट कौन कौन सी है, द फॉलोइंग आर द लिस्ट। तो पहली है भैया यूनियन लिस्ट, दूसरी है स्टेट लिस्ट, तीसरी है कंकरेंट लिस्ट। याद रखना 3 लिस्ट है भैया, यूनियन लिस्ट याद रखोगे, स्टेट लिस्ट याद रखोगे, उसके बाद कंकरेंट लिस्ट याद रखना। मैं फिर से बता रहा हूँ, द फॉलोइंग आर द 3 लिस्ट, कौन कौन सी है भैया, बोलो, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। ठीक है, तो यूनियन लिस्ट में क्या लिखा हुआ है कि पार्लियामेंट हैज़ द एक्सक्लूसिव पावर। पार्लियामेंट के पास क्या है भैया, एक्सक्लूसिव पावर है, किस चीज़ के लिए, कानून बनाने के लिए, टू मेक लॉज ऑन द मैटर्स कंटेन्ड इन द यूनियन लिस्ट। तो दिमाग में अपने फिगर सेट करो, आप बोलोगे जो यूनियन लिस्ट है ना, तो यूनियन लिस्ट में, यूनियन लिस्ट के जो भी मैटर आपको यूनियन लिस्ट में दिखेंगे उसके पास एक्सक्लूसिव पावर है किस चीज़ के भैया, कानून बनाने की, लॉ बनाने की पावर किसके पास है भैया, पार्लियामेंट के पास। मैं क्या बोल रहा हूँ, यूनियन लिस्ट बोल रहा हूँ मैं। तो यूनियन लिस्ट की पावर, यूनियन लिस्ट में एक्सक्लूसिव पावर किसके पास है भैया, पार्लियामेंट के पास है लॉ बनाने की। ठीक है, दूसरी आपके पास स्टेट लिस्ट है, तो द लेजिस्लेचर ऑफ एनी स्टेट हैज द एक्सक्लूसिव पावर। स्टेट के पास एक्सक्लूसिव पावर है कि भैया वो लॉज बनाएंगे ऑन द मैटर्स कंटेन्ड इन द स्टेट लिस्ट। ठीक है, तो स्टेट लिस्ट में जो भी मैटर्स लिखे हुए उसमें लॉ कौन बनाने वाला है, स्टेट पर बनाने वाला है। यूनियन लिस्ट में जो भी मैटर लिखे हुए उसमें एक्सक्लूसिव पावर्स किसके पास है, यूनियन के पास है। ठीक है, तो पार्लियामेंट के पास है मतलब। तीसरी लिस्ट आ रही कंकरेंट लिस्ट आ रही, तो कंकरेंट लिस्ट में लिखा हुआ बोथ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर हैव द पावर टू मेक लॉज ऑन द मैटर्स कंटेन्ड इन द कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट में जो भी मैटर लिखे हुए हैं, ध्यान से समझना, कंकरेंट लिस्ट में जो भी मैटर लिखे हुए हैं उसमें भैया पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों के ही पास पावर है किस चीज़ के कि भैया वो उसमें लॉज बना सकते हैं। किसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, कंकरेंट लिस्ट के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। यूनियन लिस्ट समझ में आ गया, स्टेट लिस्ट समझ में आ गया, कंकरेंट लिस्ट समझ में आया। चलिए आगे लिखा हुआ है इनकम टैक्स इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट डायरेक्ट टैक्स। ध्यान से समझना, अगर डायरेक्ट टैक्स आ रहा है तो उसमें इनकम टैक्स आपके दिमाग में आना चाहिए। इनकम टैक्स इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट डायरेक्ट टैक्स। एंट्री 82 ऑफ द यूनियन लिस्ट, एंट्री 82 of the union list, that is list 1 of the 7th schedule to article 246 of the constitution of India has given the power to the parliament to make laws on taxes on income other than agriculture income। ध्यान से इस चीज़ को समझना, इनकम टैक्स जो है ना भैया वो हमारे पास क्या है, मोस्ट सिग्निफिकेंट डायरेक्ट टैक्स है। ठीक है, कोई पूछ ले आपसे भैया कहाँ पर है, तो हम बोलेंगे एंट्री 82 ऑफ द यूनियन लिस्ट। कौन सी है भैया, ये लिख लूँ मैं इसको यहाँ पर, एंट्री 82। एंट्री कौन सी है, इनकम टैक्स की, जो याद रखना एंट्री है 82 कहाँ पर भैया, यूनियन लिस्ट पर। ठीक है, और यूनियन लिस्ट की कौन सा मतलब, लिस्ट 1 है ऑफ द 7th शेड्यूल। कौन सा शेड्यूल भैया, 7th शेड्यूल टू आर्टिकल, याद रखो यार, आर्टिकल कौन सा है, 246 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ गिवन द पावर टू, पार्लियामेंट को पावर दी गई कि भैया आप इसमें क्या करना, लॉज बना लेना काय पर, टैक्सेस में, ऑन इनकम, और किसको छोड़ना है, अदर देन एग्रीकल्चर इनकम को। ठीक है, आगे हमारे पास है भैया 1.4। तो 1.4 में क्या लिखा हुआ है, ओवरव्यू ऑफ इनकम टैक्स लॉज इन इंडिया। ओवरव्यू ऑफ इनकम टैक्स लॉज इन इंडिया। इन दिस मटेरियल वी वुड बी इंट्रोड्यूसिंग द स्टूडेंट टू द इनकम टैक्स लॉ इन इंडिया।
द इनकम टैक्स लॉ इन इंडिया कंसिस्टिंग ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स, कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं कि हमको याद करना है, बिल्कुल इसको याद करो। कंपोनेंट्स ऑफ द इनकम टैक्स लॉ के कंपोनेंट कौन कौन से, तो बोलोगे भैया इनकम टैक्स एक्ट, बोलो मेरे साथ, इनकम टैक्स एक्ट, एनुअल फाइनेंस एक्ट, इनकम टैक्स रूल्स, सर्कुलर्स और नोटिफिकेशन, और लीगल डिसीजंस ऑफ द कोर्ट। कितने हो गए भैया ये, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। बोलो साथ साथ। इनकम टैक्स एक्ट है, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ कंपोनेंट्स ऑफ इनकम टैक्स लॉ में कौन कौन सा है। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ काय पर, इनकम टैक्स एक्ट पर। बोलो कंपोनेंट्स ऑफ इनकम टैक्स लॉ में सबसे पहले क्या आ रहा है, इनकम टैक्स एक्ट आ रहा है, एनुअल फाइनेंस एक्ट आ रहा है, इनकम टैक्स रूल्स आ रहे हैं, सर्कुलर्स और नोटिफिकेशंस आ रहा है, लीगल डिसीजंस ऑफ कोर्ट आ रहे हैं, ठीक है। कंपोनेंट्स ऑफ इनकम टैक्स लॉ में क्या क्या चीज़ें आई, इनकम टैक्स एक्ट आ गया, एनुअल फाइनेंस एक्ट आ गया, इनकम टैक्स रूल्स आ गए, सर्कुलर्स और नोटिफिकेशंस आ गई, लीगल डिसीजंस ऑफ द कोर्ट आ गए। 1 2 3 4 और 5, ठीक है। एक एक करके देखते हैं। द वेरियस इंस्ट्रूमेंट ऑफ अ लॉ कंटेनिंग द लॉ रिलेटिंग टू द इनकम टैक्स आर एक्सप्लेन्ड बिलो। सबसे पहला इनकम टैक्स एक्ट है, तो आप इस तरीके से नहीं बोलोगे, आप पूरा बोलोगे इनकम टैक्स एक्ट 1961 से याद रखना है। इनकम टैक्स एक्ट 1961, ठीक है। इनकम टैक्स एक्ट 1961, वेरी गुड। द लेवी ऑफ इनकम टैक्स इन इंडिया इज गवर्न बाय द इनकम टैक्स एक्ट 1961। इनकम टैक्स एक्ट 1961 याद रखना, इनकम टैक्स एक्ट 1961। जो भी लेवी है किस चीज़ का, इनकम टैक्स का, कहाँ पर, भारत में, वो गवर्न किससे होता है, इनकम टैक्स एक्ट 1961 से गवर्न होता है। इन दिस बुक वी शैल ब्रीफली रेफर्स टू दिस एक्ट, ठीक है। तो ध्यान से समझो, तीन बातें हैं, इन तीन बातों को दिमाग में सेट कर लेना। पहला, इट एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया, इट एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया। किसके बारे में बात कर रहे हैं, बात कर रहे हैं भैया इनकम टैक्स एक्ट 1961 के बारे में। जो पहला बिंदु है वो आ रहा है, इट एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया। दूसरा, इट केम इनटू फोर्स ऑन 1 अप्रैल 1962। तो होल ऑफ इंडिया याद रहेगा, केम इनटू फोर्स 1 अप्रैल 1962 याद रहेगा। और इसके पास जो इसमें जो सेक्शन है, सेक्शन कहाँ से, 1 से लेकर 298 याद रखना, 1 से 1 to 298 सेक्शंस, 1 to 298। और शेड्यूल्स कितने हैं, 1 to 14, 1 से लेके 14 शेड्यूल है, ये सब के सब हमको देखने हैं, ठीक है। तो इनकम टैक्स एक्ट जो लेवी हो रहा है कहाँ पर, भारत में, वो गवर्न किससे हो रहा है, वो हो रहा है इनकम टैक्स एक्ट 1961 से गवर्न हो रहा है। इन दिस बुक वी शैल ब्रीफली रेफर्स टू दिस एक्ट। पहला, इट एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया। दूसरा, इट केम इन टू फोर्स ऑन 1 अप्रैल 1962। तीसरा, इट कंटेन सेक्शन 1 to 298, और जो यहाँ पे शेड्यूल है 1 to 14 है, ठीक है। आगे आ सेक्शन, कोई भी अगर सेक्शन रहेगा तो उसमें क्या रहेंगे, सब सेक्शन रहेंगे, और क्लॉजेज और सब क्लॉजेज रहेंगे। अगर कोई भी सेक्शन है तो उसमें क्या आपको दिखने वाला है, आपको उसमें सब सेक्शंस दिखेंगे, आपको उसमें क्लॉजेज दिखेंगे, और आपको उसमें सब क्लॉजेज दिखने वाले हैं। लिखा हो, व्हेन ईच पार्ट ऑफ द सेक्शन इज इंडिपेंडेंट टू ईच अदर एंड वन इज नॉट रिलेटेड विद अदर, सच पार्ट आर कॉल्ड क्लॉजेज। कोई पूछ ले भैया क्लॉजेज है क्या, तो क्लॉजेज में आप बोल सकते हो, व्हेन ईच पार्ट ऑफ द सेक्शन, सेक्शन का जो हर एक पार्ट है वो क्या है भैया, इंडिपेंडेंट है। वो क्या है, इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर एंड वन इज नॉट रिलेटेड विद अदर, सच पार्ट इज कॉल्ड क्लॉजेस। कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। दूसरी ओर मैं अगर बात कर रहा हूँ भैया सब सेक्शन की, तो सब सेक्शन ऑन द अदर हैंड रेफर्स टू सच पार्ट्स of a section where each part is related with other, and all subsection taken together completes the concept propounded in that section। ध्यान से इस चीज को समझो, कोई जो सेक्शन है उसमें क्या दिखेगा आपको, सब सेक्शन दिखने वाले हैं, क्लॉजेस दिखने वाले और सब क्लॉजेस दिखने वाले हैं। तो क्या लिखा, व्हेन ईच पार्ट ऑफ द सेक्शन, मतलब किसी सेक्शन के पार्ट के बारे में बात हो रही है, किसी सेक्शन के पार्ट के बारे में बात हो रही है, वो क्या है, इज इंडिपेंडेंट है। अगर वो एक दूसरे से क्या है, इंडिपेंडेंट है, एंड वन इज नॉट रिलेटेड विद ईच अदर, कोई एक पार्ट किसी दूसरे पार्ट से रिलेटेड नहीं है, तो हम उनको क्या बोलेंगे, हम उनको बोलेंगे भैया क्लॉजेस, ठीक है। दूसरी ओर अगर मैं बात करूँ सब सेक्शन की, तो सब सेक्शन ऑन द अदर हैंड रेफर्स टू सच पार्ट ऑफ द सेक्शन वियर ईच पार्ट इज रिलेटेड विद अदर। तो सब सेक्शन में याद रखना, सब सेक्शन में मैंने क्या बात बोली है, सब सेक्शन में का रिलेटेड विद अदर, एंड ऑल सब सेक्शन टेकन टुगेदर कंप्लीट्स द कॉन्सेप्ट प्रोपाउंडेड इन दैट सेक्शन। मतलब सेक्शन में कोई बात लिखी हुई और उसको अलग अलग मतलब बताया गया है, इन सबको जब हम जोड़ देंगे तो हमें पूरा सेक्शन समझ में आएगा, ये वाली बात है, ठीक है। तो उसको हम बोलेंगे सब सेक्शन। एग्जाम्पल देख लेते हैं फटाफट से। एग्जाम्पल में क्या है, द क्लॉजेज ऑफ सेक्शन 2,
द क्लॉजेज